हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक अ परफेक्ट रिसर्च आर्टिकल। सो मोस्टली जब हम कोई भी रिसर्च आइडिया लाते हैं या रिसर्च आर्टिकल को प्रपोजल रखते हैं किसी के सामने, तो सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट होती है प्रेपरेशन ऑफ अ रिसर्च पेपर। सो एक पैटर्न फॉलो करनी होती है जब हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, सो दैट इट एक्चुअली लुक्स वेल ओरिएंटेड। सो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यू विल गेट टू नो लॉट मोर थिंग्स अबाउट रिसर्च। सो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब जब हमारा आइडिया आता है रिसर्च का, तो हमारे आइडियाज में दो टाइप को रिसर्च में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है जो अप्लाइड रिसर्च होता है, यानी कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ के, वो सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि इम्प्रूविंग यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, तो ये एक्चुअली से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई ऐसी टेक्निक या ऐसी कोई मेथोडोलॉजी लाकर जिससे हम क्रॉप्स की यील्ड बढ़ा सकते हैं। और एक होता है बेसिक रिसर्च। ये जो है एक रिसर्चर के या तो फिर एक स्कॉलर के या एक साइंटिस्ट के माइंड को थोड़ा सा क्यूरियस कर देता है। इट इज लाइक अ टॉपिक दैट हेल्प्स इन एक्सपांडिंग द नॉलेज एंड इट widens the gap, and it actually helps in increasing the thinking power and thinking ability कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि अभी किसी ने एग्जाम्पल में ले तो हाउ डिड द यूनिवर्स फॉर्म एंड बिगिन टू, एंड मतलब ऐसे इसका एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली यूनिवर्स एंड हाउ डिड इट फॉर्म। सो बहुत सारी हाइपोथेसिस है, बहुत सारी थियोरीज है इससे रिलेटेड, बट हम इसे अगर देखने जाए तो ये इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते लाइक एक नया सा यूनिवर्स बना के, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर हम क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाते हैं तो हम उसे प्रैक्टिकली पॉसिबल करते हैं। सो आपको ये क्लियर रखना है कि भाई आपकी रिसर्च अप्लाइड से रिलेटेड है या बेसिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम एक देखेंगे कि आपको जब भी एक रिसर्च पेपर लिखना होता है तो ये सीक्वेंस फॉलो करिए। और हमेशा सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, और ये एक इंट्रोडक्शन या जिस्ट कह सकते हैं आपके पूरे पेपर की। और ये पूरे पेपर जो भी आपने लिखा है, आपकी थियरी, हाइपोथेसिस, ये पूरा सबका एक बैकग्राउंड दे देता है रिव्यूअर को, ताकि वो पहले से उसे पता चल जाए कि हाँ भाई मैं ये एग्जैक्टली रिसर्च क्या पढ़ रहा हूँ। सेकेंड जो आपको लिखना है वो है ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस रिव्यू। सो आपका ये रिसर्च प्रपोजल रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्यों किया है ये रिसर्च, या तो फिर आपने ये आइडिया क्यों अपने मन में लाया है। जैसे कि अभी अगर क्रॉप्स की यील्ड कम आ रही है तो आपने ऐसा क्या आपने देखा होगा जिससे आपको लगा होगा कि आपको क्रॉप्स की यील्ड बढ़ानी चाहिए। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम देखें तो ये लूप होल्स होते हैं। आप कोई भी चीज में अगर लूप होल्स होती है, जैसे सोशल मीडिया पॉजिटिवली हम देखें तो काफी लोगों की हेल्प करता है, जो हिडन टैलेंट्स है उसे बाहर लाता है, बट उसमें प्रॉब्लम्स भी तो है काफी सारी, हैक हो जाता है, स्पैमिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप देखिए कि आपकी रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि हम वही एग्जांपल लेंगे क्रॉप्स के एग्रीकल्चरल में, तो हाँ भाई अगर हम ये टेक्निक इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या सॉइल के मिनरल्स का कंटेंट कम हो जाएगा, या तो फिर क्रॉप्स डैमेज तो नहीं हो जाएंगे। सो आप वैसे उस वे में सोच सकते हैं उस बारे में। नेक्स्ट आपको लिखना होता है वो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ योर पेपर। आपके पेपर का ना एक प्रॉपरली आपको एक फ्रेमवर्क बनाना होता है कि एग्जैक्टली इसके पीछे की थियोरी क्या है, इसके पीछे की थियोरी आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो आपके आइडिया को सपोर्ट करती है। इट कैन हेल्प इन लाइक अपनी मम्मी कैसे हमें काफी बार मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है, सिमिलरली ये जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है ये आइडिया आपके आइडिया को एक सपोर्ट करेगा। ये कोई भी हो सकता है, सर्वे या फिर कोई इंटरव्यू, एनीथिंग। और नेक्स्ट आपको लिखना है मेथोडोलॉजी, कि हाँ चलिए आपकी एग्जैक्टली आपके इस रिसर्च प्रपोजल की पूरी मेथड बताइए। अब तो मेथोडोलॉजी में आप देखेंगे, अगर आपको कोई सपोज सेम एग्जांपल को कंसिडर करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप अगर कोई एक नया कुछ बना रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट, तो आप उसमें क्या इनपुट कर रहे हैं, आर यू एडिंग ट्रांजिस्टर्स, आर यू एडिंग एनीथिंग दैट्स मतलब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, या फिर आप नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेज से उसे बना रहे हैं। सो आपको वो उसकी पूरी मेथड लिखनी होती है डिटेल्ड में, प्रॉपरली उसे और इल्यूसिडेट करनी होती है ताकि आप मेथड प्रॉपरली लिख सके आपकी। नेक्स्ट है रैशनली एंड गैप एनालिसिस। सो ये बेसिकली इसका मेन जो चीज होती है रैशनल एंड गैप एनालिसिस का, वो आपका कि ये रिसर्च करने का मेन रीजन क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका इस रैशनल एंड गैप एनालिसिस में आपका यूजुअली लिखा जाता है। एंड गैप एनालिसिस के मतलब भाई पहले ऐसा होता था तो अब हम ऐसा कर सकते हैं जिससे ये चीज एक्चुअली
ट्रांसफॉर्म हो जाए या फिर लोगों के सोचने का तरीका बदल जाए, यू नो, सब वैसे। एंड इट शुड आंसर द नीड ऑफ कंडक्टिंग योर रिसर्च। ये मेन स्टेटमेंट है कि आपको नीड क्या है। ये जैसे क्रॉप की ईल्ड कम आ रही है तो ये मेरी नीड है ये रिसर्च करने की, सो दैट यू कैन मेंशन इन दैट। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है आपकी जान है पूरे रिसर्च पेपर की, और ये एक क्लियर एक प्रपोजिशन होता है और इसे आप एक स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो साइंटिफिक रिसर्च स्टडी को एक्चुअली दिखलाएगा आपके, और आपके मेन हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बताएगा। जैसे अगर आप कोई भी हाइपोथेसिस देखें, तो अगर आप एग्रीकल्चरल नीड से कोई हाइपोथेसिस लिखते हैं जैसे कि इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड, तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना है उससे रिलेटेड कि आप कैसे इस हाइपोथेसिस को आगे लेकर जाएंगे। रिव्यू नेक्स्ट जो आपको लिखना होता है वो है रिव्यू लिटरेचर एंड बजट। सो अब हम देखें तो बजट, अगर आप भाई ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बना भी लिया, चलो भाई ठीक है, तो अब मैंने इसको बनाने में कितना खर्चा किया है, मैं कितना इस बजट क्या है इसका। जैसे अगर आपने सपोज इंस्ट्रूमेंट कोई बनाया है तो भाई ट्रांजिस्टर का इतना खर्चा है, रेजिस्टर का इतना खर्चा है, या फिर बैटरी का इतना खर्चा है। तो एक रफ टेंटेटिव बजट होता है। आपको ऐसे नहीं है कि प्रिसाइसली ये इतने का है, ये इतने का है, जो घर में हमारी मम्मी पापा यूजुअली करते हैं, द हाउस होल्ड चोर्स, वैसे नहीं करना है। एक टेंटेटिव एटलीस्ट एक बजट बना के रखना है। और लिटरेचर रिव्यू इज लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ योर लिटरेचर। मतलब अगर आपका जो प्रपोजल है उसकी एक ओवरऑल समरी बताता है, नॉट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट, बट रिव्यू लिटरेचर में जो डिफरेंस होता है ये एक्चुअली पूरे आपके इवैल्यूएशन कर देता है आपके पूरे प्रपोजल का, कि हाँ। और मतलब जो रिव्यूअर है, सपोज आपने किसी एग्रीकल्चरल पे लिखा है रिव्यू लिटरेचर, तो मैं उस रिव्यू लिटरेचर के बाद पढ़ने के बाद क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि हाँ भाई हाँ ये रिसर्च मस्त है और ये रिसर्च एक्चुअली इम्प्लीमेंट की जा सकती है। और अगर आप देखें तो अगर पहले कोई रिसर्च हुई होती है, जैसे अगर पहले भी काफी लोगों ने एग्रीकल्चरल के क्रॉप्स बढ़ाने की कोशिश की है सैंपल्स लेकर, डेटा एनालिसिस करके, तो आपको वो मेंशन करना है कि हाँ पहले ये लिटरेचर रिव्यू हो चुका है, बट अब इसमें ये करके हम नया इसे कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट ये आपको वैसे रिप्रेजेंट करना है अपने पेपर में। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस, ग्राफ एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट। सो डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कोई कंक्लूजन पार्ट या तो फिर कोई चीज ऐसी जिससे आपको अट्रैक्ट करना है रिव्यूअर का ध्यान। और एनालिसिस या ग्राफ अगर आप देखें तो एक टेंटेटिव फिगर्स बता रहा हूँ। जैसे अगर 2015 में 20% ईल्ड ऑफ क्रॉप्स थी और 2018 में 35% है, तो 15% से बड़ी ईल्ड 20 से 35, राइट। सो ये आपके एक एनालिसिस हो गई। ये ग्राफ आप एज अ पाई चार्ट या फ्लो चार्ट या ग्राफ या एनीथिंग यू कैन रिप्रेजेंट, सो वो ज्यादा अपीलिंग लगता है आइज को, एंड वो पढ़ने में इंटरेस्ट, दिलचस्पी आती है कि हाँ भाई ये रिव्यू प्रपोजल हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। If you want to mention it as an additional slide, benefits of the society and utilization, कि हाँ अगर मैं ये क्रॉप्स का एग्रीकल्चर का बढ़ा रहा हूँ ईल्ड, तो ये सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करेगा। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाएगा, पैसे कम देने पड़ेंगे, फार्मर्स को भी अच्छा हो जाएगा, उनका अर्निंग जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, और हम लोग को भी ज्यादा मोर अवेलेबल रहेगी चीजें, प्रोडक्ट्स। सो ये अच्छी चीज है, ये बेनिफिट ही कर रही है, यूटिलाइजेशन हो रहा है पीपल में इसका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरेंसेस और बिब्लियोलॉजिकल, मतलब आपकी बिब्लियोग्राफी जो होती है, रेफरेंसेस, आपको बहुत प्रिसाइसली इसे मेंशन करना होता है। और ये जब रिव्यूअर ये आपका रिव्यू आर्टिकल पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ना चाहिए कि आपने कितने अलग अलग आर्टिकल्स को रेफर किया है, आपकी नॉलेज कितनी इन डेप्थ गई है, आपने एग्जैक्टली कितना किया है। सो दिस वुड गिव यू एन आइडिया अबाउट योर रिसर्च प्रपोजल। सो अब हम इंडिविजुअली एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है टाइटल। जो आपका टाइटल होता है वो क्लियर, कंसाइज होना चाहिए, मतलब पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये इस पर कर रहे हैं। अगर आप देखिए एग्रीकल्चरल का तो इम्प्रूविंग क्रॉप ईल्ड, ये मेरा टाइटल हो गया, तो ये टाइटल साफ आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये रिसर्च कर रहे हैं ताकि क्रॉप की ईल्ड इंप्रूव कर सके। बट अगर आप ऐसा लिखे कि एग्रीकल्चरल मॉडिफिकेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो इससे आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहे हैं। सो आप इसे एज अ कह सकते हैं
एक रिव्यूअर का एक क्लियर आइडिया देने के लिए कि हाँ ये रिसर्च इसलिए करी गई है। तो टाइटल इज वेरी वाइटल, हैज अ वेरी वाइटल रोल इन योर प्रपोजल। एंड जो वर्ड्स होते हैं दे मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर टॉपिक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक। जैसे मैंने बोला इंप्रूविंग क्रॉप ईल्ड, तो क्रॉप ईल्ड को ये अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस हो रहा है उसका कि हाँ ये क्रॉप ईल्ड को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च किया गया है। सो आप वैसे टाइटल अपना रखिएगा। अगला जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप देखिए, इट डिस्क्राइब्स द कंटेक्स्ट फॉर स्टडी एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइज द जनरल एनालिसिस, probable causes of the problems, the magnitude, the frequency, the distribution। मतलब अगर मैं ये सपोज एग्रीकल्चरल क्रॉप का बना रहा हूं कोई, चलिए सोच लीजिए, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी, और अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कितनी रेंज तक या कितनी स्ट्रेंथ तक वो अफेक्ट करेगी आपके प्रपोजल को, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब हाउ ऑफन विल इट अकर। मतलब अगर सपोज मैं ये इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा हूं तो अब इसमें बनाने में खर्चा बहुत है, सोच लीजिए, तो अब ये खर्चा कितना होगा, ये खर्चा कितने सालों में इस इंस्ट्रूमेंट को बदलना पड़ेगा, तो कितने टाइम में ये खर्चा करना पड़ेगा, ये सब आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो जिसको आपको भी कोई आइडिया नहीं होता है, वो भी आप मेंशन करें। और अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने लिखा है तो अगर आप उसे जस्टिफाई भी करना चाहते हैं तो आप यू कैन जस्टिफाई इट, और इसका कोई सोल्यूशन है सो यू कैन गो अहेड एंड मेंशन द सोल्यूशन एज वेल। अगला है रैशनली एंड हाइपोथेसिस। ये जो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, एक प्रिडिक्शन है। सबसे पहला जो है अकम्पनी योर हाइपोथेसिस विद अ थीसिस स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले भी बोला था, आप कोई भी थीसिस लिखते हैं एज अ स्टेटमेंट लिखिए ताकि वो क्रिस्प एंड क्लियर हो जाए रिव्यूअर के दिमाग में कि हाँ भाई ये इसका मेन आइडिया है। क्लियरली स्टेट दैट नन ऑफ द हाइपोथेसिस एड्रेस्ड इन द प्रपोजल। अगर कितने नंबर ऑफ हाइपोथेसिस आपने लिखे हैं, अगर आप क्लियरली स्टेट कर देते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइपोथेसिस हैं आपके प्रपोजल में, अगर आपके 3 हाइपोथेसिस है तो 3 थीसिस स्टेटमेंट होंगे, अगर 2 है तो 2 मेंशन करने हैं, बट उसे क्लियरली नीटली करने, ओरिएंट करके। नेक्स्ट जो है गिव अ करस्पॉन्डिंग रैशनले दैट व्हाई दिस हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट। अब आपने अगर कोई रैशनले, अगर आपने कोई हाइपोथेसिस रखी भी है कि अगर सपोज कोई क्रॉप की यील्ड इंप्रूव करने के लिए, तो आप उसका एक रैशनल भी उसके साथ रखिए कि जो उसे जस्टिफाई करेगा, मतलब इट विल हेल्प इन इन्वेस्टिगेटिंग इट मोर फर्दर। एंड अगर सपोज हाइपोथेसिस है क्रॉप यील्ड को इंप्रूव करने का, ये मेरा मेन हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है, सो ये रिसर्च मैं क्यों कर रहा हूं, तो उसका रैशनल होगा टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड्स, एंड ये मेन रीजन है राइट मेरा, टू एनहांस द फूड यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा। सो आप एक रैशनल दे रहे हैं इस हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट के लिए। सो ये वैसे हो गया जैसे क्वेश्चन एंड आंसर, बट ये क्वेश्चन जो है लाइक हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करते हैं वो रैशनल होता है उसका। अवॉइड टू लेंदी हाइपोथेसिस एंड कीप द रैशनल एंड हाइपोथेसिस सेपरेट। बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, शॉर्ट में लिखना है, प्रॉपरली उसे कम वर्ड्स में लेकिन प्रॉपरली बैंग ऑन होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए इंसान को। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेचर रिव्यू इफ यू गो टू सी, इट प्रोवाइड्स अ रफ बैकग्राउंड एंड अ कंटेक्स्ट फॉर रिसर्च प्रॉब्लम एंड इंक्लूड्स व्हाट इज ऑलरेडी नोन इज मेंशन्ड। मतलब पहले से क्या मालूम, पहले से ये रिसर्च की गई थी, सपोज अगर पहले किसी ने सैंपल लेके इसे किया है कि क्रॉप यील्ड इंप्रूव करने की कोशिश, तो आपको वो मेंशन करना है इस लिटरेचर रिव्यू में कि पहले मैंने इस लिटरेचर को रिव्यू किया है। रेफरेंस नहीं है, ये रेफरेंस अलग होता है कि आपने कहाँ से इसे देखा है या कहाँ से आपने ये वर्ड्स उठाए हैं, बट लिटरेचर रिव्यू इज लाइक ये एक्चुअली पहले स्टडी की गई है इससे रिलेटेड कुछ, आप वो मेंशन कर रहे हैं, तो एक रफ बैकग्राउंड दे देता है जो रिव्यूअर है उसको। एंड इट शेयर्स विद द रीडर द रिजल्ट्स ऑफ द अदर स्टडीज दैट वर रिपोर्टेड क्लोजली। तो अगर मैं आपका रिसर्च पढ़ रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये पहले रिसर्च की गई है, तो इसके रिजल्ट्स ये हैं, तो आपका रिव्यू प्रपोजल में ऐसा क्या है जो अलग है और इसके रिजल्ट्स कैसे चेंज मतलब ग्रेजुअली चेंज होंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद इस रिसर्च का, मतलब ये कह सकते हैं एक 1 एम हाई समरी है, तो 1 एम समरी कह सकते हैं आप इसे कि हाँ ये मेरा मेन मकसद है इसे करने का। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक।
जनरल जो है वो एक जनरल टर्म्स मतलब कॉमन टर्म्स में इंक्लूड होता है जो रिसर्चर की, बट स्पेसिफिक कहें तो ये लॉजिकल एंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप की ईल्ड का करना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो मैं जनरल टर्म्स में बोलूंगा कि मेरा मेन मकसद है कि मैं लोगों तक ज्यादा खाना पहुंचा सकूं, ये मेरा मेन मकसद हो गया सपोज, और ज्यादा इनकम करवा सकूं, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अब अगर मुझे जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया ये आपका, अगर मुझे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव करना है तो हाँ, मैं क्रॉप की यील्ड कैसे बढ़ा सकता हूँ, आई कैन हेल्प, मतलब ये मेरी डिवाइस या मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है दैट विल इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, इट विल इंक्रीज द सॉइल क्वालिटी, इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन या सॉइल इनफर्टिलिटी, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं, जिससे आप मतलब ये जो स्पेसिफिक हो गया कि हाँ मैं स्पेसिफिक डिटेल में जाके बता रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन को ही बढ़ाएगा, ये सॉइल की फर्टिलिटी को ही मेंटेन करेगा। सो ये हो गया आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अगला हम देखें तो डिटेल्स ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट है। सो मेक अ पैराग्राफ अबाउट द रिसर्च प्रपोजल एंड इट विल हेल्प द रिव्यूअर गेन इंटरेस्ट, इंक्लूड इनोवेशन फॉर क्लियर स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेशन। ये जो है आपका हार्ट ऑफ योर प्रपोजल है। सो आपको अपने वर्ड्स बहुत वाइजली चूज करने होते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यानी कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क काइंड ऑफ थिंग, तो आप एक पैराग्राफ में समझा दीजिए ताकि रिव्यूअर को समझ आए कि हाँ ये रिसर्च में आगे आगे ये होने वाला है, और इस रिसर्च में एक डेमोन्स्ट्रेशन काइंड ऑफ थिंग जो आपको डेमोन्स्ट्रेट आपके पूरे प्रपोजल को कर देता है एक पैराग्राफ में, सो दैट रिव्यूअर को पूरा अगर पढ़ना भी नहीं है तो उसे एटलीस्ट ये एक पैराग्राफ से समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये इस एग्जैक्टली रिसर्च का मकसद था, और ये एग्जैक्टली इस रिसर्च में ये फ्रेमवर्क है इस रिसर्च का। अगला हम देखें तो मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी में भी अगर आपके डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, जैसे मैं आपका एग्रीकल्चर का ही लेकर चलूंगा। मैंने सॉइल का सैंपल लिया, मैंने उस सॉइल को सैंपल को एनालाइज किया, या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स की मैंने उस पर, और मैंने उसके सर्वेज, प्रोटोकॉल्स, ग्रिड्स जो भी है वो सब कंडक्ट किया। उसके बाद मैंने ये डेटा जो मिला उसे एक्सट्रैक्ट करके मैंने उसे कलेक्ट किया, मैंने उसे प्रॉपरली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर कंट्रोल फील्ड, फॉर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए कुछ, या तो ऑब्जर्वेशंस जो आपके हुए हैं इस डेटा कलेक्ट करने के बाद। डेटा एनालिसिस, अब अगर आप देखें तो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, राइट। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करना भी तो जरूरी है। सो एनालिटिकल टूल्स है काफी ज्यादा जो एनालाइज करते हैं डेटा, और एनोवा टेस्ट है, मैनकोवा टेस्ट है, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट कहते हैं इसे, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज की जाती है। एंड ये इम्पैक्ट चेक करता है कि वन और मोर फैक्टर्स को कंपेयर करके कि हाँ अगर सपोज मैंने सॉइल कंपेयर लिया, चलिए तो सॉइल में नाइट्रोजन और सल्फर का कंटेंट में कंपेयर करके देखूंगा, मैं अनोवा टेस्ट करूंगा उस पर, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये मैं इन टेस्ट को कंपेयर करके एक एक प्रॉपरली एक रिव्यू कर सकता हूँ कि हाँ ये फर्क है, ये हो सकता है। अगला है एथिकल इश्यूज, दे आर रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट इंटरेस्ट एंड विल बी सेफ गार्डेड। इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट आपको इसे मेंशन करना होता है कि हाँ ये एथिकल इश्यूज हैं और ये रेलेवेंट टू माय सब्जेक्ट्स ओनली। नेक्स्ट हम देखें तो स्प्रेडिंग ऑफ योर डेटा, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एंड यूटिलाइजेशन। सो यू नीड टू मेंशन द स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग योर रिसर्च। चलो भाई, अब मैंने सोच लिया है कि मैंने बना लिया है कोई एग्रीकल्चर के क्रॉप को बढ़ाने, एग्रीकल्चर को बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट आ गया है मुझे, मैंने क्रॉप्स को बढ़ाने की ये आइडिया भी आ गया। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है इसे इम्प्लीमेंट करने की। अब मैं पहले क्या सर्वेस कंडक्ट करूंगा, या मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लूं, या तो मैं थोड़ी नॉलेज गेन करूंगा उसके बारे में। मेरी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे अगर आप चेस खेलते तो चेस में काफी बार आप देखते होंगे कि अगर हाँ मैं ये चाल के बाद ये चाल चलूंगा तो मैं उसको चेकमेट दे सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप ये स्ट्रैटेजी, अगर मैं इसके बाद डेटा एनालिसिस के बाद डेटा को वैलिडेशन करता हूँ, उसका इवेल्युएशन करता हूँ, तो हाँ ये मुझे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये स्ट्रैटेजी देता है आपकी रिसर्च वर्क की। एंड इट इज लाइक एन एस्टिमेशन, ब्रीफ एस्टिमेशन के how much time it will start in and how much time this research would actually consume.
अगर मैं देखूँ तो मुझे ये सब डेटा कलेक्ट करने में 2 साल लगेंगे, या फिर इसका पूरा एनालिसिस करने में 2-3 साल लग जाएंगे, या फिर एग्जैक्टली ये रिसर्च को आने में कितना टाइम लगेगा कंडक्ट करने में, ये मेंशन होगा इस पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर में। अगला हम देखें तो एक बजट एंड रिसोर्सेज पे आपको प्रॉपर्ली एल्गोरिदम्स के अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं और बजट्स प्रॉपर्ली रखने हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है फॉर क्रिएटिंग अ क्लासरूम। अगर आप एक क्लासरूम बनाते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, तो आप कितनी बेंचेस लेंगे? अब बेंच ले रहे हैं तो एक बेंच का 10 रुपए है, अगर आपको 100 बेंचेस चाहिए तो 1000 रुपए हो गए। तो ये एक टेंटेटिव आइडिया हो गया। सिमिलरली अगर आप डेस्क ले रहे हैं तो एक डेस्क का कितना है, और 10 डेस्क लेंगे तो कितना होगा, और आपको एक ब्लैक बोर्ड की जरूरत होगी और एक पेन की, सो दैट यू कैन राइट। तो ये एक रफ आइडिया है। सिमिलरली आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप से रिलेट करें हम अप्लाइड रिसर्च से, तो हाँ, आप अगर ये एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए अगर आप ले रहे हैं सैंपल एनालिसिस, तो वो कलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, या फिर कोई मैग्निफिकेशन ग्लास की जरूरत है, कोई बीकर की जरूरत है, या क्या क्या उसमें एग्जैक्टली अपैरेटस या ग्लासवेयर्स इन्वॉल्व है, ये आपको मेंशन करना होता है इस पार्ट ऑफ द पेपर में। रेफरेंसेस, अगर आप कोई गूगल, विकिपीडिया या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट से कुछ लेते हैं तो आपको वो साइट मेंशन करनी बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिब्लियोग्राफिकल डेटा को काफी स्ट्रॉन्ग रखें, सो दैट रिसर्चर को एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे ने मेहनत की है, इसने इतने सारे रिव्यू। ऐसे ही आपको रेफरेंसेस नहीं लिख देना है रैंडमली कोई भी, जिससे एक्चुअली आपने ऑब्टेन किए होते हैं वो आपको मेंशन करने होते हैं। और एडिशनल स्लाइड्स है, कुछ स्लाइड्स है जो आप इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस की है, जैसे मतलब इसके एग्जैक्टली क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। कोई रिसर्च क्वेश्चन होगा तो उसकी स्लाइड, या फिर अ टेबल ऑफ कंटेंट्स दैट इंक्लूड्स हेडिंग, सब हेडिंग, जो आप स्टार्टिंग में इनपुट करते हैं, राइट। आप स्टार्टिंग में अगर एक टेबल लिखते हैं कि हाँ, पहले मैंने रिसर्च की, फिर रिसर्च में क्या क्या एग्जैक्टली हुआ, इस पेज नंबर पे हाइपोथेसिस है, इस पेज नंबर पे लिटरेचर रिव्यू है, इस पेज नंबर के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। सो आप उस पैटर्न में जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो एक ओवरव्यू देती है कि क्या क्या है पार्ट्स ऑफ द रिसर्च पेपर, और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, एंड क्या क्या उसका मेन मकसद है। सबसे पहले कॉलम में आप देखेंगे तो इसमें सारे पार्ट्स ऑफ द रिव्यू पेपर दिए, एम, एब्स्ट्रैक्ट, सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मेथोडोलॉजी, रैशनल एंड गैप एनालिसिस, हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू, ग्राफ एनालिसिस, या फिर कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, कोई ऑब्जर्वेशंस होंगे, यूटिलाइजेशन, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी क्या होगा, रेफरेंसेस आखिरी में। और फिर नेक्स्ट कॉलम में उसके यूजेस है, जैसे एम का है जो फोकस, मेन फोकस होना चाहिए रिसर्च पेपर का उस पर। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक ओवरऑल बैकग्राउंड देना चाहिए, जिस्ट देना चाहिए कि हाँ, ये रिसर्च पेपर इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो है कॉलम में उसके एग्जांपल्स है, जैसे अगर आपको कोई एम लिखना है तो एम इज टू इम्प्लीमेंट अ डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। ये कंसाइज्ड है और क्लियर है, पता चल जाता है कि हाँ, मुझे एक डिजिटल एजुकेशन सिस्टम बनानी है, क्रिएट करनी है। एब्स्ट्रैक्ट में आप लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको कितना एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, उसमें समराइज कर सकते हैं आप अपने इस टॉपिक को। सिग्निफिकेंस में आप अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करनी है तो ये सिग्निफिकेंस है आपके रिसर्च पेपर की, कि आप में इतनी पेपर में, ये प्रपोजल में इतनी इसका कैलिबर है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव ला सकता है आपके एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सब एग्जांपल्स है, ओवरव्यू है। आपको अगर पूरी स्लाइड्स ना भी देखनी हो तो आप इस एक टेबल को पढ़ लेते हैं, आपको पूरा आइडिया आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप इट हेल्प्स यू इन योर रिसर्च पेपर। एंड मैंने इस रिसर्च पेपर की जो है एक फॉर्मेट है, मैंने स्लाइड शेयर पे अपलोड किया है। सो आप उस स्लाइड शेयर की लिंक में अगर पॉसिबल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ से उसे सीधा डाउनलोड करके 100% एडिटेबल है, बस मेरा जो डेटा है आपको वो रिप्लेस करके आपका डेटा डालना है, सो यू कैन ईजिली गेट एक्सेस टू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।